ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है ना, रिन्यूएबल ऊर्जा, जैसे कि सौर हो गया, पवन हो गया, तो इससे बनी जो बिजली की ग्रिड है, सब मतलब सारी जगह की जो बिजली की ग्रिड है उसको एक जगह जोड़ना और उसे राज्यों और देश भर में सुचारू रूप से पहुंचाना, यानी कि सभी राज्यों का एक जगह जोड़ देना है बिजली की ग्रिड को, और जिस जगह बिजली नहीं जा पा रही है उसे सारी जगह में पहुंचाना। जैसे सौर पवन ऊर्जा होता है ना, तो उसमें एक जगह जोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी को एक जगह जोड़ना होता है और उसे सारी जगह क्या होता है, फैलाना होता है, देश भर में सुचारू रूप से पहुंचाना है। इसका मुख्य रूप से इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन एसटीएस और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। किसने मंजूरी दी है? हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए किसने दी है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सीसीईए ने जीईसी के फेज 2 को मंजूरी दी है। मतलब फेज 1 भी था पहले इसका, अब फेज 2 को किसने? मंत्रिमंडल समिति ने, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उन्होंने अनुमति दे दी है। किसको? फेज 2 को। जीईसी के चरण क्या था? तो जीईसी के फेज पहला था, कई राज्यों में पहले से लागू हुआ था, जैसे कि गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि। लगभग 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण की क्षमता, यानी कि गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सारे राज्य जो थे उन्होंने अपने बिजली के ग्रिड को एक ही जगह से जोड़ रखा था, तो ये पहले से शामिल थे। और इनका लक्ष्य क्या था? 24 गीगावाट ऊर्जा के ग्रिड को एकीकरण की क्षमता, यानी कि जो 24 गीगावाट होता है ऊर्जा उसको एकीकरण करके रखना, एकत्रित करके रखना। उद्देश्य पवन और सौर ऊर्जा को पारंपरिक ग्रिड से जोड़ना। तो ये क्या कर रहे थे? सौर ऊर्जा को और पवन ऊर्जा को पारंपरिक रूप से ग्रिड से जोड़ के रखे थे। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनें आदि। तो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, उनको डेवलप करना था, सब स्टेशन बना था, ट्रांसमिशन लाइन बनाना था। ट्रांसमिशन लाइन बनेगा तो एक जगह अगर बिजली होगी और दूसरी जगह बिजली नहीं होगी तो इस जगह की बिजली उस जगह तक पहुंचाई जाएगी, ताकि दोनों जगह बिजली चल सके। इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? विकसित होगा, डेवलप होगा। और सब स्टेशन बनाना, यानी कि और भी स्टेशन बनाना अलग अलग जगह में, ताकि यहाँ की बिजली हम दूसरी जगह जहाँ पर बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है वहाँ पहुँचा सकें। जीईसी फेज 2 मुख्य बिंदु 7 राज्य हैं, जिसमें से गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है, केरल है। तो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। राजस्थान भी है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी है। तो गुजरात और राजस्थान तो पास में ही है, ऊपर में हिमाचल प्रदेश है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश है और पास में ही उत्तर प्रदेश भी है। तो गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। अब आया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये दक्षिण में है। तो कौन कौन सा? कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो गया। लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ग्रिड सुविधा, तो पहले कितना था? 24 था, लेकिन अब कितना है? लगभग 20 हो गया है। 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रिड सुविधा। समय अवधि थी 2021 से 22 और अब क्या हो गया? 2021-22 से 2025-26 कर दिया गया है, यानी कि 5 साल के लिए कर दिया गया है। अनुमानित लागत क्या है? 12,031 करोड़ रुपए। तो अनुमानित लागत है 12,031 करोड़। CFA सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कुल लागत का 33% है। कितना है? 33% है। सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस की कुल लागत कितना है? 33% है। CFA का महत्व क्या है? राज्यों का आर्थिक बोझ कम होता है। इससे क्या होता है? जो राज्य होता है उनका आर्थिक बोझ कम होगा। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन शुल्क कम होता है, तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में ले जाने के लिए जो ट्रांसमिशन शुल्क होता है वो कम होता है। बिजली सस्ती पड़ती है, तो बिजली क्या पड़ती है? सस्ती पड़ेगी। जीईसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर और पवन ऊर्जा को ग्रिड में जोड़ना। क्या है? सौर और पवन ऊर्जा को क्या करना है? ग्रिड में जोड़ना। 2030 तक 445 गीगावाट, 2030 तक क्या करना? 445 गीगावाट। अब लक्ष्य 500 गीगावाट नॉन फॉसिल क्षमता हासिल करने में मदद करेगा। तो पहले था 450, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 500 गीगावाट कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना, तो बड़े पैमाने पर ये पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इनका क्या करना? ऊर्जा की स्थापना करना। राज्य स्तर पर ग्रिड को मजबूत करना, तो अलग अलग राज्य में सारी ग्रिड को क्या करना? मजबूत करना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, तो ग्रीन हाउस गैस जो है उसका उत्सर्जन को क्या करना? कम करना है। यह काम कैसे करता है? सौर पवन पार्क में बिजली पैदा होती है। तो क्या होता है? सौर जैसे पवन पार्क है वहाँ बिजली पैदा होती है, इससे सब स्टेशन तक लाया जाता है।
तो जहाँ बिजली सौर पवन पार्क में बिजली पैदा होती है उसे सब स्टेशन तक लाया जाता है। फिर हाई वोल्ट ट्रांसमिशन लाइनों से मुख्य ग्रिड तक, फिर उसे क्या किया जाता है, हाई वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसको मुख्य ग्रिड तक क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वहां से विभिन्न राज्यों और भोक्ताओं तक सप्लाई किया जाता है। तो वहां से अलग अलग राज्य है वहां पर सप्लाई किया जाता है। रिन्यूएबल ऊर्जा अक्सर दूरस्थ क्षेत्र जैसे कि रेगिस्तान हो गया, तटीय क्षेत्र में होती है। समाधान क्या है, जीईसी इन क्षेत्रों से शहरों तक बिजली पहुंचाने में नेटवर्क बनाना है। तो इस इमेज में देख सकते हैं बिजली घर से क्या हो रहा है, बिजली जा रहा है एक ही ट्रांसफार्मर में और एक जगह से अलग अलग जगह वो क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। वो क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। पावर सिस्टम क्या होता है, उत्पादन अलग जाता है, फिर प्रेषण होता है, फिर उसका वितरण होता है। तो उत्पादन किससे होता है, कोयला, गैस, जल, सौर, पवन आदि से बिजली बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, कोयला से, इन सब चीज़ों से क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। फिर उसे एक जगह भेजा जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है, कोयला, गैस, जल, सौर, पवन आदि से बिजली बनाई जाती है। यहाँ वोल्टेज कम होता है, कोयला पावर प्लांट, सोलर पावर का हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होता है। तो फिर क्या होता है, उस उत्पादन के बाद बिजली को दूर भेजने के लिए वोल्टेज बढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि कम करंट, कम ऊर्जा हानि, लंबी दूरी में लॉस। तो यही कारण है कि ट्रांसमिशन लाइन में बहुत हाई वोल्टेज आदि होता है। फिर क्या होता है, उसे एक जगह भेज दिया जाता है। हाई वोल्टेज तारों से बिजली लंबी दूरी तक जाती है। पावर टावर जैसे इमेज में दिखाया है इसी काम के लिए होते हैं। तो यहाँ अगर कोई खराबी हो जाए तो पूरा ग्रिड प्रभावित हो सकता है। तो एक ही ग्रिड में क्या किया गया है, सभी को भेज दिया गया है। एक ही ग्रिड में क्या किया गया है, यहाँ बिजली बनाया गया है और उसे एक ही ग्रिड में भेज दिया गया है। वहाँ से अलग अलग जगह क्या हो रहा है, पहुँच रहा है। वहाँ से क्या हो रहा है, अलग अलग जगह जो है वो पहुँच रहा है, अलग अलग जगहों में पहुँच रहा है। तो इस प्रकार से पहले उत्पादन किया जाता है, फिर उसके बाद उसे अलग अलग जगह क्या हो जाता है, भेज दिया जाता है, अलग अलग जगह उसे भेज दिया जाता है। तो उसे अलग अलग जगह क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। इससे जो है सरल काम क्या होगा, सौर पवन पार्क में बिजली पैदा होती है, सब स्टेशन तक लाया जाता है, फिर हाईवे वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से मुख्य ग्रिड तक, फिर वहां से विभिन्न अलग अलग उपभोक्ताओं राज्यों तक भेज लिया जाता है। रिन्यूएबल ऊर्जा अक्सर दूरस्थ क्षेत्र, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र में होती है। समाधान क्या है, जीईसी इन क्षेत्रों से शहरों तक बिजली पहुंचाने का नेटवर्क बनाता है। तो एक शहर से दूसरी जगह जो है बिजली को पहुंचाने के लिए जीईसी क्या है, नेटवर्क बनाता है। अब महत्व क्या है, ऊर्जा सुरक्षा, भारत आयातित कोयले, तेल पर निर्भरता कम करेगा। तो क्या करेगा भारत, आयातित कोयला जो होता है, तेल पर निर्भरता कम करेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटान, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत उत्सर्जन घटाने का वादा किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल क्षमता और नेट जीरो 2070 तक रखा हुआ है। हरित विकास, कार्बन फुटप्रिंट कम, सतत विकास को बढ़ावा, तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। तो संभावित प्रश्न क्या हो सकता है, जीईसी किससे संबंधित है, सीएफए का प्रतिशत कितना है, फेज टू किन राज्यों में लागू है, इन एसटीएस का पूरा नाम क्या है, भारत की ऊर्जा संक्रमण रणनीति में जीईसी की भूमिका स्पष्ट कीजिए, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में आने वाली चुनौती का समाधान बताइए। चुनौती और समाधान बताना था। चुनौती क्या है, ग्रिड की स्थिरता, रिन्यूएबल इंटरमिटेंट है, भूमि अधिग्रहण यानी कि भूमि कितना लगेगा, ऐसा ना हो कि जो खाली जगह है उसकी जगह जहाँ पर खेती हो रही है खेती को रोककर इसे लगाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च लागत, इसमें लागत बहुत लगेगी। तकनीकी अपग्रेड की भी आवश्यकता होगी, तकनीक को और अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। तो जीईसी रिन्यूएबल बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना फेज 1 में 24 गीगावाट रखा गया, फेज 2 में जो है 20 गीगावाट, 7 राज्य 33% सीएफए केंद्र देगा, और मतलब 33% जो है केंद्र देगा, बाकी जो है राज्य लगाएगा। लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल क्षमता। एनसीईआरटी में क्या बोला गया, तो एनसीईआरटी में कक्षा 10वीं में भूगोल में कंटेम्पररी इंडिया सेकेंड, संसाधन और विकास, ऊर्जा संसाधन के लिए इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भूगोल 12 में दिया हुआ है, खनिज ऊर्जा संसाधन योजना सतत विकास के लिए। तो अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार क्या बोला गया है, ऊर्जा के प्रकार बताए गए। परंपरागत ऊर्जा कौन सा है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत हो गया। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। अपरंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा कौन से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा हो गया। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी आएगा ना, परंपरागत में प्राकृतिक गैस भी आएगा और जल विद्युत भी आएगा। और इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा आएगा, बायोमास आएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा।
तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावना है, विशेषकर राजस्थान में सौर के लिए, गुजरात और तमिलनाडु में पवन के लिए। राजस्थान में धूप ज्यादा होती है तो सौर के लिए होगा, और गुजरात और तमिलनाडु में पवन के लिए अच्छा होगा। मुख्य सिद्धांत क्या है? सतत विकास के लिए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों को नुकसान न पहुंचाना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब जीईसी को एनसीईआरटी से जोड़कर समझे तो ऊर्जा संसाधन, दो बड़ी समस्या है, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण। अब समाधान क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। लेकिन समस्या भी तो है। तो समस्या क्या है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अक्सर दूरस्थ क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें शहरों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए। यही काम करता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर काम करता है। अब एनसीईआरटी की अवसंरचना देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 12वीं में क्या बताया? ऊर्जा परिवहन आर्थिक विकास की ऋण है। तो जीईसी ऊर्जा संरचना पर विस्तार कर रहा है। यह ग्रिड, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनाता है। तो ये क्या करता है? ग्रिड बनाता है, सब स्टेशन बनाता है और ट्रांसमिशन लाइन बनाता है। पहला तो ग्रिड बनाएगा, फिर सब स्टेशन यानी कि अलग 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 राज्य में स्टेशन बनाएगा, फिर वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाएगा। तो पर्यावरण महत्व क्या है? कोयले से CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, तो उसे रोकेगा। अम्ल वर्षा कम होगी, वैश्विक तापमान भी कम होगा। तो भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। जीसी इस लक्ष्य को पाने में मदद करता है, क्योंकि अधिक सौर पवन ऊर्जा कम कोयला, तो जो है अधिक सौर होगा, फिर पवन ऊर्जा होगी, फिर कम कोयला होगा। तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बढ़ेगी तो कोयला कम होगा और कम प्रदूषण होगा। इससे आधारित एनसीईआरटी आधारित अगर मेंस के लिए आंसर लिखना है तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में संरचना की भूमिका स्पष्ट कीजिए। परिचय, भारत में ऊर्जा मांग में वृद्धि, एनसीईआरटी सिद्धांत में सतत विकास, रिन्यूएबल पोटेंशियल, राजस्थान सौर, गुजरात पवन। समस्या क्या है? ग्रिड एकीकरण। समाधान क्या है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। निष्कर्ष क्या है? ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण। प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी आधारित, भारत में सबसे अधिक सौर क्षमता राजस्थान में है, पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात में। ऊर्जा आर्थिक विकास का आधार है, तो रिन्यूएबल पर्यावरण अनुकूल है। तो ये क्या है? पर्यावरण के अनुकूल भी है। और सार देख लेते हैं तो जीईसी नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने की व्यवस्था है, सतत विकास पर जोर देती है, भारत में सौर और पवन ऊर्जा की अपार क्षमता है, प्रदूषण कम करने के लिए रिन्यूएबल जरूरी है। जीईसी ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करता है। तो जीईसी क्या करता है? अवसंरचना को मजबूत कर रहा है। अगर करंट अफेयर से जोड़ के देखें 2026 के लिए, तो वर्तमान में जीईसी प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जीईसी न सिर्फ योजना है, वास्तविक निर्माण भी चल रहा है। अभी पूरे भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से जुड़ी कई नई ट्रांसमिशन लाइनें और सब स्टेशन बन रहे हैं। यह प्रोजेक्ट अब सिंगल स्टेट या न्यू प्रोजेक्ट स्तर पर भी लागू हो रहा है। तो जो सिंगल स्टेट है उसके लिए भी और न्यू जो प्रोजेक्ट है उस स्तर पर भी क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा जीईसी प्रोजेक्ट सीईआरसी क्या रखा गया है? सीईआरसी मंजूर हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में जीईसी प्रोजेक्ट सीईआरसी से मंजूर हुआ है, लगभग 21,800 करोड़ के खर्च पर। कितना? 21,800 करोड़ के खर्च पर। हरियाणा के झज्जर से दिल्ली एनसीआर तक 8.1 गीगावाट बिजली भेजने वाला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर शुरू हुआ है। तो ये क्या है? हरियाणा से झज्जर से दिल्ली एनसीआर तक 8.1 गीगावाट बिजली भेजने वाला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर शुरू हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब केवल नोडल योजना यानी कि जीईसी फर्स्ट एंड सेकंड तक सीमित नहीं, बल्कि राज्यों स्तर पर अलग अलग कनेक्शन लाइनें बन रही हैं। सबसे बड़ा करंट प्रोजेक्ट क्या है? 6,000 मेगावाट एचवीडीसी कॉरिडोर। यह अभी अभी खबर में आया है, फरवरी 2026 में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को 950 किलोमीटर लंबा एचवीडीसी ट्रांसमिशन कॉरिडोर और 6,000 मेगावाट क्षमता रिन्यूएबल ग्रिड लाइन के लिए जापानी बैंकों से फंडिंग मिली है। यह लाइन राजस्थान के भड़ला से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक बनेगी। कहाँ से? राजस्थान के भड़ला से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक। तो राजस्थान के भड़ला से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक बनेगी, यानी रिन्यूएबल पावर जैसे सोलर, विंड हो गया, तो इन सब के लिए उत्तरी भारत तक पहुंचेगी। और इसकी फंडिंग कहाँ से हुई है? जापानी बैंक से हुई है। कहाँ से हुई है? जापानी बैंक से हुई है। एचवीडीसी का उपयोग इसलिए लंबी दूरी पर कम नुकसान होता है, लंबी दूरी हो गया तो कम नुकसान होना चाहिए, ज्यादा क्षमता ट्रांसमिट होगा और ग्रिड स्थिरता बढ़े। इसका मतलब यह है कि अब जीई सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नहीं, मतलब सिर्फ अपने स्टेट में नहीं, बल्कि बड़े इंटर रीजनल एचवीडीसी नेटवर्क तक फैल रहा है। तो ये क्या है? बड़े इंटर रीजनल एचवीडीसी नेटवर्क तक भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। यह देश की रिन्यूएबल ग्रिड बैकबोन बन रहा है। क्या बन रहा है? देश की जो रिन्यूएबल ग्रिड है उसका बैकबोन बन रहा है। बुंदेलखंड में नया प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी
4000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रीन कॉरिडोर लाइन अप्रूव्ड। राज्य प्लस केंद्र प्लस विदेशी बैंक KFW, राज्य हो गया, फिर केंद्र हो गया, फिर विदेशी बैंक मिलकर फंड दे रहे हैं। यानी कि केंद्र तो देगा ही, राज्य भी देगा, विदेशी बैंक भी इसमें क्या कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। यानी अब GC योजनाएं सिर्फ मूल 7 राज्यों में नहीं रही, बल्कि कई राज्यों में अलग अलग कॉरिडोर बन रहे हैं। प्रगति क्या है, बोटनेक्स जो असली समस्या है। रिन्यूएबल कैपेसिटी बहुत तेज बढ़ रही है। भारत के इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 197 से ज्यादा गीगावाट तक पहुंच चुका है। 2025 तक यह तेजी से बढ़ रहा है। अब ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से नहीं बनी। लगभग 50 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन बोटलनेक में फंसे हुए हैं। तो लगभग 50 गीगावाट जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है वो ट्रांसमिशन बोटलनेक में फंसे हुए हैं, अर्थात बिजली पैदा होने के बावजूद उन्हें ग्रिड में जोड़ने में देरी है। इसका कारण क्या है, भूमि अधिग्रहण, भूमि नहीं मिल रही है, और अगर भूमि से हो गया है तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। ROW, राइट ऑफ वे, सही जगह भी तो होना चाहिए। कोर्ट केस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस और ग्रिड कंजेशन ग्रिड कंजेशन। उदाहरण, फेज 1 कई राज्यों में डिले हुआ है। अच्छा, फेज 1 जो है कई राज्यों में डिले हो चुका है। सरकार की नई रणनीति ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि ग्रिड अधिक रिन्यूएबल स्वीकार कर सके। अधिक जो कैपेसिटी होगा ट्रांसमिशन का, तभी ग्रिड जो है रिन्यूएबल को स्वीकार करेगा। HVDC और हाई कैपेसिटी लाइन बना रही है, तो वो हाई कैपेसिटी लाइन बना रही है कौन, HVDC। नए नियम जैसे कि सोलर हाउस और नॉन सोलर हाउस से ग्रिड कंजेशन कम करने की कोशिश हो रही है। कंजेशन जो है कम करने की कोशिश हो रही है। भारत अब सिर्फ सोलर विंड कैपेसिटी जोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसे ग्रिड में एब्सॉर्ब करना, स्टोर करना और डिस्पैच करना भी सीख रहा है। तो भारत क्या कर रहा है, अब सिर्फ सोलर विंड कैपेसिटी जोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे ग्रिड में एब्सॉर्ब भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है और डिस्पैच भी कर रहा है। करेंट टाइम का मतलब क्या है, तो अब GEC सिर्फ एक योजना नहीं रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, इंफ्रा नेटवर्क बन रहा है। अब क्या हो रहा है, इंफ्रा नेटवर्क बना रहा है। राज्य स्तर के GEC एक्सेप्टेड अप्रूव्ड हो रहे हैं, तो राज्य की स्तर की जो GEC है वो एक्सेप्ट भी हो रहे हैं और अप्रूव भी हो रही हैं। बड़ा निवेश भी आ रहा है, रिन्यूएबल ग्राइड बैकबोन बन रही है। चैलेंज भी सामने है पर समाधान भी निकल जा रहा है। तो GEC 2026 में विजन एक्सक्यूशन में बदल रहा है। अब करंट समरी क्या है, रिन्यूएबल कैपेसिटी तेजी से बढ़ रही है, 200 से अधिक गीगावाट हो गए हैं, और GEC अब फेज 1 से 2 से आगे निकलकर मेजर ट्रांसमिशन कॉरिडोर बन रहा है। स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यूपी में नए GEC प्रोजेक्ट है। अदानी प्लस जापान फंडिंग से 6000 MW HVDC कॉरिडोर। ट्रांसमिशन बोटलनेक अभी भी चैलेंज है। सरकार ग्रिड रिफॉर्म प्लस एनर्जी स्टोरेज प्लस HVDC प्लस न्यू रेगुलेटरी मशीन्स पर काम कर रही है। PYQ देख लेते हैं। 2015 में क्या है, भारत सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता बढ़ाना, नहीं नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ना, तो बी होगा, पहला का क्या होगा, बी होगा। 2016 में राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन किसका भाग है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नहीं, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, पंचवर्षीय योजना, बी होगा, सी होगा, सी हो सकता है, सी होगा ना, विद्युत नीति के लिए थोड़ी है, बी होगा, दूसरा का बी। 2017 में निम्न में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा, कोयला, कोयला नहीं है, चौथा छोड़ के, बी होगा, बी होगा, बी। 2018 में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड यानी PAT योजना का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट व्यापार को बढ़ावा देना, नहीं ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, परमाणु ऊर्जा विस्तार, तो सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना होगा, सी हो सकता है। 2019 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में है, बी होगा पांचवा का। निम्न में से कौन सा कथन सही है, 2020 में आया था, पवन ऊर्जा संयंत्रों को केवल तटीय क्षेत्रों में ही स्थापित किया जा सकता है, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता है, दोनों सही है, केवल तटीय, दोनों सही है शायद, सी होगा, क्या पूछा था,
सही पूछा था ना। 2021 में भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित विद्युत क्षमता का कितना लक्ष्य घोषित किया? नॉन फॉसिल फ्यूल 2065 की तरह डी होगा। डी। 2022 में क्या था? भारत सही पूछ रहा है। भारत पेरिस एग्रीमेंट का हस्ताक्षर करता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया है। तो दोनों सही है शायद। डी नहीं, सॉरी सी। पहला का बी सही है, दूसरा गलत है, ए होना चाहिए था दूसरा। तीसरा सही है, चौथा गलत है, ए होना चाहिए था। पांचवा सही है, छठवां गलत है, डी होना चाहिए था। सातवां सही है और आठवां भी सही है, यानी कि 8 में 3 गलत है, 5 सही है। छठवां कौन सा कथन सही है? कोई नहीं कैसे? सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती। पवन ऊर्जा संयंत्रों को केवल तटीय क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं होगा, इसीलिए नहीं दिया है। और चौथा का ए होगा। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड PAT योजना का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट व्यापार को बढ़ावा देना है। कार्बन क्रेडिट व्यापार को बढ़ावा देना। अच्छा, दूसरा राष्ट्रीय सौर मिशन नेशनल सोलर मिशन किसका भाग है? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का भाग है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का भाग है नेशनल सोलर मिशन। अच्छा, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना। GEC मुख्यतः किस प्रकार की संरचना से संबंधित है? तो ट्रांसमिशन वितरण से है, बी से होगा। GEC फेज 2 में केंद्रीय वित्त सहायता CFA का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 35% है। HVDC ट्रांसमिशन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लंबी दूरी कम ऊर्जा हानि होती है। अच्छा, ग्रिड स्थिरता बेहतरी होती है। यह कोयला संयंत्रों के लिए उपयोगी है। तो 3 में क्यों नहीं होगा? बी होगा। ये पद निम्न में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस नहीं है, तो सी होगा। ग्रिड कंजक्शन का अर्थ है तो वितरण कंपनी को घाटा नहीं, ट्रांसमिशन क्षमता की कमी होगा, बी हो सकता है। छठवा का रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या है? अनियमितता हो सकता है क्या? इंटरमिटेशन भूमि की नहीं, भी हो सकता है। इन HTS का संबंध है इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, भी होगा। भारत का 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी लक्ष्य है 500 गीगावाट, डी होगा। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भी होगा। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है तो हिमालयी क्षेत्र होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन अधिकतम किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान में होगा। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन से क्या लाभ है? ऊर्जा उत्सर्जन में कमी है, ये तो सही, कार्बन में कमी होगा। ऊर्जा आयात निर्गत में कमी, ये भी सही। कोयला खपत में वृद्धि, ये गलत होगा। तीसरा गलत होगा, एक और दो बी सही है। 13 का बी सही है। 2014 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो सोलर पावर ग्रिड स्ट्रेंथ, सी होगा शायद 14 का। रिन्यूएबल एनर्जी कर्टेलमेंट सेटलमेंट का अर्थ है अतिरिक्त उत्पादन को ग्रिड में न जोड़ पाना होगा, सी हो सकता है। निम्न में से कौन ग्रिड स्थिरता बढ़ाने में सहायक है? एनर्जी स्टोरेज, HVDC लाइन, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, तीनों हो सकता है। 16 का डी होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो बेस लोड इंस्टेबिलिटी, तो ये हो सकता है, ए हो सकता है। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर है? तो प्रत्यक्ष प्रभाव होगा ट्रांसमिशन लॉस, फर्टिलाइजेशन सब्सिडी, LPG डिस्ट्रीब्यूशन, तो ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है। ये हो सकता है 18 का। निम्न में से कौन सा क्लाइमेट कमिटमेंट से संबंधित है? पेरिस एग्रीमेंट, हाँ पेरिस एग्रीमेंट 19 का, ए होगा। 20 ग्रिड मॉडर्नाइजेशन का मुख्य उद्देश्य बिजली चोरी बनाना, अधिक रिन्यूएबल इंटीग्रेशन करना, तो होगा बी होगा। अब चेक करते हैं। पहला का बी सही है, दूसरा का सी होना चाहिए था, तीसरा बी सही है, चौथा बी सही है, पांचवा सी सही है, छठवां बी, सातवां भी बी, आठवां भी बी, नौवां भी सही है डी, 10वां सी है, 10वां सी होना चाहिए था, 10वां सी होना चाहिए। 11 का बी होना चाहिए था, 11 का बी होना चाहिए था। 12 सही है, 13 भी सही है, 14 भी सही है, 15 भी सही है, 16 भी सही है, 17 सही है, 18 भी सही है, 19 भी सही है और 20 भी सही है। तो कौन सा देखना है? 11 देखना है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है कौन सा? बी होगा, तटीय क्षेत्र। अच्छा, तटीय क्षेत्र सबसे लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। और 10वां का सी है,
ऊर्जा मंत्रालय, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऊर्जा मंत्रालय से है। और दूसरा, जीईसी मुख्यतः किस प्रकार की अवसंरचना से संबंधित है? तो सी होगा इसका आंसर, ट्रांसमिशन अवसंरचना का। ओ हाँ हाँ, ट्रांसमिशन के लिए, हाँ तो ये सही है।